बच्चा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सीखने पे पूरा का पूरा फोकस के अंदर जब वो असल लाइफ में आता है तो ना तो वो अच्छी अंग्रेजी बोल पाता है और ना ही एक अच्छे लेवल पर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब ये चीज कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि क्या पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लेवल पे जायज है। इतने सारे यूथ और एजुकेशन सिस्टम पे कई करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हम सही तरीके से आज भी लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे। ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें कैसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। साल था 1935। जिस तरीके से थॉमस बेबंटन मैकालो सबसे पहले भारत आते हैं, भारत के अंदर वो सभी इलाकों के अंदर घूमते हैं और घूमने के बाद जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश के पार्लियामेंट में चीज़ें पहुंचाते हैं तो वो बताते हैं कि भारत के अंदर ना तो उसे कोई व्यक्ति गरीब दिखा, ना ही उसे कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ दिखाई दिया। उसने इस चीज़ को अपनी बुक में मेंशन करते हुए बताने की कोशिश करी कि भारतीय लोगों को अगर गुलाम बनाना है तो सबसे पहले पूरी तरीके से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जड़ों को तोड़ना पड़ेगा, उसके बैकबोन को तोड़ना पड़ेगा और फिर भारत को बहुत अच्छी तरीके से हम गुलाम बना सकते हैं। इस चीज से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स को लगता था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के मुकाबले में काफी अच्छा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर सोसाइटीज में गुरुकुल हुआ करते थे। एजुकेशन के लिए बच्चे अपने घर को छोड़कर गुरुकुल में रहा करते थे और कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड के अंदर समाज के अंदर विद्या और शिक्षा जैसी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। आज की रोटेट लर्निंग में बच्चों को सिर्फ बोला जाता है पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन उस टाइम पे गुरुकुल के अंदर बच्चों को कहा जाता था कि प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। तो इस तरीके से ये तो देखा जा सकता है कि गुरुकुल के अंदर जो पढ़ाई की व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। जब ये चीज़ थॉमस बेबंटन मैकालो ने अपने ब्रिटिश के पार्लियामेंट में कहा कि हमें सबसे पहले तो गुरुकुल्स को खत्म करना पड़ेगा और फिर इंग्लिश जैसी भाषाओं को कंपलसरी करना पड़ेगा भारत के अंदर, इस तरीके से गुरुकुल की चीज़ों को खत्म करा गया और थॉमस बेबंटन मैकालो ने 1835 में इंग्लिश को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया। उस टाइम पीरियड पे भारत में कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्लैरिकल जॉब की जरूरत थी और समाज के अंदर कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी के बीच में डिफरेंस का दायरा खिसता चला जा रहा था। लोगों को लगा कि क्लैरिकल जॉब्स को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा बहुत एजुकेट होना पड़ेगा। दैट इज वाई लोगों ने अपनी मातृभाषा, अपनी जो वर्निकुलर लैंग्वेज होती है, पढ़ना बंद किया और अंग्रेजी को सीखना चालू करा। और इस तरीके से भारत के अंदर थॉमस बेबंटन मैकालो की दी हुई एजुकेशन सिस्टम जो इतनी पुरानी व्यवस्था है और आज भी हमारे भारत में चल रही है। भारत के अंदर जो गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं थी जिसमें लोगों को सही तरीके से विद्या और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता था, रोटेट लर्निंग नहीं करवाई जाती थी और वो चीज़ पूरी तरीके से आज की डेट में भारत से बाहर बहुत सारी कंट्रियों के अंदर इन चीज़ों को अपनाया जाता है। अब दोस्तों, जिस तरीके से अंग्रेजी भारत के अंदर घुसती चली गई और हमारे एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया, तो भारत के अंदर आपको क्या लगता है इस चीज़ का विरोध नहीं हुआ होगा? इस चीज़ का विरोध बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। भारत के अंदर गांधी जी की एंट्री 1915 के अंदर होती है और भारत के अंदर वो इस व्यवस्था को पूरी तरीके से बाइकआउट करने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर गांधी जी का ये कहना था कि इंग्लिश जो भाषा है वो हमारे भारतीय लोगों को पूरी तरीके से अपंग यानी कि क्रिपल्ड बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। गांधी जी का ये कहना था कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि भारत में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज यूजुअल, जैसा कि गुरुकुल के अंदर करवाया जाता था। लेकिन साथ में हमारे बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका कहना यह था कि वेस्टर्न एजुकेशन है तो ठीक, लेकिन साथ साथ में हमें एजुकेशन के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं बच्चों को म्यूजिक, डांस, आर्ट, योगा जैसी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन के अंदर अपना एक खुद का स्कूल खोला जिसमें बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन दी जाने लग गई। अब जब शांति निकेतन के अंदर इस विद्यालय को खोल दिया गया तो इसको एडॉप ऑफ पीस के नाम से जाना जाने लग गया, क्योंकि इस अबैड ऑफ पीस के अंदर शांति का ठिकाना था और रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि पढ़ाई को पूरी तरीके से नेचर के साथ कनेक्ट करके रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी की अपनी राय हो सकती है और टैगोर जी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम 1947 के बाद भारत की आज़ादी के बाद देखें तो उसके बावजूद भी हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से नहीं बदला है। हालांकि 19-20 चेंजेस आते रहते हैं, सिलेबस में कुछ चीज़ें बदली गई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो पुराना घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम भारत के अंदर बच्चों को रोटेट लर्निंग के ऊपर फोकस करवाता है, टेस्ट लेता है और सिर्फ नंबर के बिहाफ पे बच्चों को ये बताने की कोशिश करता है कि आप सही हैं और आप गलत हैं। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती हैं और उसमें बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखने की कोशिश करें तो किस तरीके से आज भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर सेम वही चीज़ें चलती आ रही है। अब अगर एजुकेशन सिस्टम की हम सबसे बुरी चीज़ों की बात करें तो नंबर 1 पे सबसे पहले आता है मगिंग ऑफ इंस्टेंट ऑफ नॉलेज।
दोस्तों आप एनसीईआरटी की बुकों को उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वैसी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी गई है जो रियल लाइफ में आपके कहीं काम नहीं आने वाली है, और प्रैक्टिकल चीज़ें जो होनी चाहिए नॉलेज के बिहाफ पे उन सभी चीज़ों को तो आउट ऑफ द। दूसरा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है वो है नो प्रैक्टिकल नॉलेज का होना। बच्चा एक स्कूल के अंदर एक लिमिटेड टाइम अगर हम देखने की कोशिश करें तो कम से कम मिनिमम 5 से 6 घंटे उसका पूरा समय निकल जाता है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर आता है, अपनी क्लास लेता है, होमवर्क देता है, और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर अगर 5 घंटे की क्लासेस होती है तो प्रैक्टिकल वर्क ना के बराबर होता है। पढ़ाई को रोटेट लर्निंग की तरह करवाया जाता है और इसकी वजह से बच्चा सिर्फ और सिर्फ कॉपी के अंदर आंसर लिखने में फोकस करने की कोशिश करता है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब उसको प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सही समय पे क्या एक्ट लेना चाहिए, उन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अभी भी स्टूडेंट 12वीं पास होने के बाद भी प्रिपेयर नहीं हो पाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो होती है पेरेंट्स का स्टूडेंट के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके करियर को लेकर हमेशा प्रेशराइज करते रहना। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर लोग यही कहते हैं कि यार तेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, एंड ऑफ द बच्चा ये कर रहा है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, देखो कितना अच्छा कर रहा है। तो ये जो चीज़ें पेरेंट्स के मन में होती है कि स्टूडेंट को ज़बरदस्ती चीज़ों के लिए फोर्स कराना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का सबसे लैक ऑफ पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट के दायरे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही लिमिटेड नहीं है। अब ऐसा है नहीं कि आपने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखी होगी इससे पहले एजुकेशन के लेवल पे, लेकिन आपको पता है हमारी कितनी सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी हैं जो ये दिखाने की कोशिश करती है कि इस तरीके से एजुकेशन आज भी कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से बिजनेस प्लान बन चुका है। सुपर 30 की मूवी की अगर बात करें तो उस मूवी के अंदर क्लियर कट ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि एक गरीब बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो वो समाज के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन असल में तो ये होना चाहिए कि सरकार को इस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए कि जो पुअर बच्चा है एटलीस्ट वो बेसिक एजुकेशन ले और समाज के अंदर वो भी कुछ ऐसा करके दिखाए कि उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ ना रहे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। इससे तो सिर्फ और सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, हम गुलाम नौकर जनरेट कर पाएंगे, लेकिन हाई फाई इंडस्ट्री के मालिक बनने वाले, हाई फाई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले ये लोग सिर्फ और सिर्फ मालिक होते हैं और हम लोग इनके नौकर बन जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी मूवी जैसे कि 3 इडियट, जिसमें आमिर खान के द्वारा ये डायलॉग बहुत फेमस है कि कहीं ना कहीं आप एक्सीलेंसी के पीछे भागिए, सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। आप अगर रोटेट लर्निंग और सिर्फ टेक्स्ट बुक को रटने से, चाटने से फोकस करेंगे तो आप लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं थोड़े से अपने ओपिनियन देना चाहूँगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत बदलाव होने चाहिए। पूरे के पूरे भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। कहीं पे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती है, कहीं पे आईसीएसटी पढ़ाई जाती है, कहीं पे हर स्टेट की अपनी खुद की पूरी तरीके से करिकुलम होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई ईजी कराने के लिए उनको एक तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप देनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर सेम पैटर्न से पढ़ाया जाना चाहिए। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को ये समझाने की कोशिश करी जाए कि आप प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस ज़रूर करिए। स्कूलों के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे लिखने वाले वेटेज के ऊपर सरकार ज़्यादा फोकस करती है, स्कूल ज़्यादा फोकस करता है, वहीं पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल नॉलेज, फिजिकल एक्टिविटीज़, इनके भी नंबर जुड़ने चाहिए स्कूलों के अंदर, जिससे जो बच्चा प्रैक्टिकली कर पाएगा, जो प्रैक्टिकली करके दिखाएगा, उससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होएगी और कहीं ना कहीं उस यूथ के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तीसरा जो मैं सबसे अच्छा पॉइंट लेके चलूँगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही गलती नहीं है, इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, इसमें समाज के अंदर सोसाइटी जिस तरीके से क्रिएट करी जा चुकी है उसमें भी उन चीज़ों की गलती है, और सभी लोगों को कहीं ना कहीं मिल के स्टेप लेने की ज़रूरत है। इससे ही हम अपने आने वाले एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव ला पाएंगे और कहीं ना कहीं थॉमस वेवेंटन में कह लो कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका विरोध कर पाएंगे। इसीलिए मैं अंत में आप सभी लोगों से, आप सभी पेरेंट्स से, और जो लोग रोटेट लर्निंग और जो एक खराब लर्निंग के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई आपकी सद्बुद्धि का विकास करती है, लेकिन रोटेट लर्निंग का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हिस्ट्री के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस a+, मैथ्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन a+b की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या इसका रियल लाइफ में कोई फ़ायदा हो पाता है या नहीं? आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखिए और उसके बाद समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए और बताने की कोशिश करिए कि इस टीचर्स डे के अंदर हमें कहीं ना कहीं इतने साल एजुकेशन होने के बावजूद भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की क्यों ज़रूरत है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।